आज नवाज शरीफ साहब ने फिर से लाहौर जलसे के बाद पहली मरतबा जब आवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए हैं, बीच में तो वो रिकॉर्डेड उनकी चीज़ें चलती रही हैं, फिर उन्होंने एहतसाब का नारा लगा दिया है। लेकिन ये कोई सेलेक्टेड एहतसाब की बात हो रही, सिलेक्टिव एहतसाब की बात हो रही है। पहले वो बात करते थे जर्नैलों और जजों के एहतसाब की, आज उन्होंने सिर्फ मामला जो है वो महदूद करके जजों को वो कटहरे में लाना चाह रहे हैं। तो क्या ये महदूद किस्म का कोई एहतसाब होगा? देखिए, जो कुछ मियाँ साहब ने आज कहा है ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं कही है। उन्होंने जो 4 साल जलावतनी के बाद वतन तशरीफ़ लाए थे और मीनार पाकिस्तान में जलसे से ख़िताब किया था, बिल्कुल यही नैरेटिव दिया था। उन्होंने माजी की कहानी बयान की थी और फिर ये कहा था कि मुल्क को पटड़ी से उतार दिया गया, जिसकी वजह से मुल्क जहाँ तक पहुँच गया है, और अगर ये सिलसिला जारी रहा और ऐसे ही जमहूरी हुकूमतों के साथ होता रहा तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। आज उन्होंने फिर माजी की कहानी बयान की है और बताया है कि क्या क्या मज़ालम उन पे भी हुए और उसके साथ साथ कौम व मुल्क पे हुए और किस तरह इलेक्शन रिग किए गए और किस तरह एक हारी हुई पार्टी को हुकूमत दी गई। तो उन्होंने दरअसल यही पैगाम दिया है जिसको वो वोट को इज़्ज़त दो कहते रहे हैं कि जब तक वोट को इज़्ज़त नहीं दी जाती, वोट की हुक्मरानी नहीं होती, अवाम की हुक्मरानी नहीं होती और ये खेल तमाशा जारी रहता है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम जजों का एहतसाब तो करेंगे या जर्नैलों का नहीं करेंगे या जर्नैलों का करेंगे और फलां। एहतसाब की तो मेरा ख्याल नहीं है, मैंने उनकी पूरी तकरीर सुनी है, कोई ऐसी बात कही हो कि हम इन्हें कटहरे में लाएंगे या इनका एहतसाब करेंगे। उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स बयान किए हैं, लोगों को बताया है कि ये कुछ होता रहा है। अब उनकी तरजीहात क्या हैं वो भी उन्होंने बताई हैं कि मुल्क को इस दलदल से निकालना है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, बच्चे फ़ीस नहीं दे सकते, ये सारे मसाइल उन्होंने बयान किए हैं। बरामदात किस तरह बढ़ानी है, ताजरों को किस तरह से बूस्ट करना है, सनत को कैसे आगे लेके जाना है, ये बुनियादी एजेंडा है। जो उन्होंने तज़किरा किया है जजों का या रिगिंग का या आरटीएस के फेल होने का, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, उन्होंने बयान किया। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा जब वज़ीर-ए-आज़मों को जेल में डाला जाएगा, तो एक वज़ीर-ए-आज़म आज भी जेल में बंद है, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब उस वज़ीर-ए-आज़म की बात भी कर रहे हैं जो आज जेल काट रहा है? देखिए, इसमें थोड़ी सी चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तक जितने भी वज़राए आज़म जेलों में गए हैं, किसी न किसी पॉलिटिकल एलिगेशन इल्ज़ाम के तहत गए हैं। जो खान साहब जेल के अंदर हैं वो पॉलिटिकल सियासी मामले में जेल में नहीं हैं। उन्होंने 9 मई को इस मुल्क के अंदर एक फसाद बपा किया था, यलगार की थी, एक कंस्पायरेसी इस्टेब्लिश हुई है। उस कंस्पायरेसी में हिस्सा लेने वाले कुछ फ़ौजी जर्नैलों को, अफसरों को फारिग कर दिया गया है। सिविलियन जो इसमें इन्वॉल्व थे उन पे मुकदमात कायम हो चुके हैं, FIR दर्ज हो चुकी है। ये पॉलिटिकल मामला नहीं। साहब, इस वक्त खान साहब जो हैं वो 9 मई के केस में जेल में नहीं है मेरी तरह के मुताबिक। वो तो नैब का केस है, एक तोशाखाना वाले केस में उनको सजा हुई थी। अब जो है नैब का 190 मिलियन वाला केस है और दूसरा साइफर केस की वजह से वो जेल में है। 9 मई के केस की वजह से वो जेल में नहीं है। अच्छा, साइफर पर भी अगर आ जाएं आप, साइफर कोई पॉलिटिकल केस है? किसी मुल्क में अगर कोई भी वज़ीर आज़म किसी खुफिया दस्तावेज़ को इस तरह बाज़ारों में लेके आएगा तो वो सियासी केस होगा। कोई ज़रा करके देखे किसी मुल्क के अंदर। आप छोड़ दें 9 मई को, 9 मई की FIR दर्ज है उन पे, उस पर वो ज़मानत में है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर केस ही नहीं है दर्ज। लेकिन उसको एक तरफ छोड़ दें, साइफर पे ही बात करें। क्या साइफर कोई सियासी केस है? या किसी भी वज़ीर आज़म ने, मैं फिर कहता हूँ, हुसैन शहीद सोहरावर्दी से लेके नवाज शरीफ तक बेशुमार वज़राए आज़म जेलों में गए हैं, मारे खाई हैं, सब कुछ हुआ है, फांसियाँ चढ़े हैं, किसी ने ये हरकत की है कि जी ये है साइफर का अमेरिका हमारे पीछे पड़ गया है, फ़लाँ पीछे पड़ गया है? एनी हाउ, मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं, अदालतों के अंदर वो लड़ रहे हैं केसेस, अदालतें उन्हें बरी-उज़्ज़िम्मा करार देती हैं तो वो आएँ। मैं नहीं समझता हूँ कि हमें या किसी को भी उन्हें एक पॉलिटिकल कैदी समझते हुए आवाज़ उठानी। नैब के केस के अंदर भी तो गिरफ्तारी डाली गई है ना सर। ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है वो नैब का ही केस है और आपकी भी नैब से मुतल्लिक एक राय रही है कि नैब हमेशा सियासी इंजीनियरिंग के तौर पर, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। आज भी आपको नहीं लगता कि नैब इसी हवाले से इस्तेमाल हो रहा है सियासी मकासद के लिए?
मैंने तो नैब की बात ही इसीलिए नहीं की है। नैब के केसेस को मैंने छेड़ा ही नहीं है। जो उन पे नैब 190 मिलियन पाउंड का या डॉलर का जो केस है, मैंने उसका नाम नहीं लिया, या और भी केसेस होंगे। मैं तो साइफर का नाम ले रहा हूँ, फॉरेन फंडिंग का नाम लिया जा सकता है, और 9 मई का नाम लिया जा सकता है। देखें 9 मई तो एक हुआ है ना वाकया, कोई कंस्पायरेसी ऐसे नहीं है जो ढकी छुपी है। 64 तनसीबात पे हमला हुआ है उस दिन, एक शाम, कराची से लेके, कोयटा से लेके चकदरा छावनी तक, मर्दान पंजाब रेजिमेंट तक, चकदरा के छावनी तक, और कलाबाला हसार, GHQ, ये सारी चीज़ें। यदि आप जिन साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डालने की बात करते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई, उसमें आप माइनस से में तहरीक इंसाफ बाकी वज़ीर आज़म की आप बात कर रहे हैं कि इनका जो है, इनकी गिरफ्तारी ठीक है, बाकी सारों की गलत थी। देखें ना, उन्होंने ना किसी का नाम लिया है, ना किसी को प्लस किया है, ना किसी को माइनस किया है। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म की बात की है। अब आपका जी चाहे तो इनको शामिल कर लें, ना जी चाहे तो निकाल दें। वैसे आपने हुसैन शहीद और वर्दी से लेकर मियां नवाज शरीफ तक गिने थे, मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाय द वे सर, अब आगे बढ़ते हैं और अब ये बताएं सर कि इस वक्त पीपल्स पार्टी से क्या मामला चल रहे हैं आपके? बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि आपकी क़यादत पर बड़ी सख्त तनकीद करते रहे, कभी महंगाई लीग आपको कहा उन्होंने, कभी आने वाला सिलेक्टेड कहा, कभी लाडला कहा, कभी वो बाबे कहते रहे, लेकिन नून लीग ने बड़ी इस पर खामोशी, बड़ा सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, कोई बराह रास्त जवाब नहीं दिया। तो अब जरदारी साहब ने वो जवाब दे के, जो आपकी तरफ से आना चाहिए था, वो जवाब दे के लगता है आपका काम तो काफ़ी हद तक आसान कर दिया है। नहीं, मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जब सियासत इंतखाबा दायरे में आती है तो जो पॉलिटिकल राइवल्स होते हैं वो एक दूसरे पे हल्के फुल्के हमले करते रहते हैं, चुटकियां लेते रहते हैं और छोटे मोटे इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं। जरदारी साहब ने जो बात कही है अपने बेटे के हवाले से, मैं नहीं समझता हूँ वो बाप बेटे के दरमियान एक मामला है, हम उसमें आना नहीं चाहते। या अगर कोई नुक्ता है 69 साल का और बुढ़ापे का और जवानी का कोई मुआजना या मुनाकशा या कोई आपस में कोई तसादम है तो वो उनके घर की बात है। लेकिन ये ज़रूर है कि सियासत के अंदर उम्रें नहीं गिनी जाती। पाकिस्तान बनाने वाली जो शख्सियत थी, बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो कोई नौजवान नहीं थे, जवानों में शुमार नहीं होते थे। अच्छा जरदारी साहब, जो वज़ीर आज़म के लिए आगे देख रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब उन्हें नज़र नहीं आ रहे, अगले वज़ीर आज़म की दौड़ में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। नहीं, देखें, जरदारी साहब के देखने से कोई वज़ीर आज़म नहीं बन जाएगा और उनके ना देखने से किसी की वज़ारत उज़्मा उससे छिन नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म तो अवाम ने बनाना है, ना नवाज़ शरीफ साहब ने जरदारी साहब को बनाना है, ना जरदारी साहब ने नवाज़ शरीफ को बनाना है। लिहाजा उनकी इस बात में तो मैं कोई वज़न नहीं देखता कि फ़लाँ बन सकता है या फ़लाँ नहीं बन सकता। ये तोते वाली फ़ालें जो हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। असल फ़ाल तो निकलनी है 8 फरवरी को, और वो फ़ाल निकालनी है अवाम ने। अवाम अगर किसी पार्टी की कारकर्दगी को देख के समझते हैं कि यही है जो आइंदा भी हमारी कश्ती निकाल सकेगी इस गर्दाब से, तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। अगर वो समझते हैं कि ऐसा नहीं है, वो A, B, C में से जिसका भी इंतखाब करेंगे बन जाएगा। मेरे या जरदारी साहब के या किसी और के कहने से कि फ़लाँ बनेगा या फ़लाँ नहीं बनेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा सर, ये बता दें कि वज़ीर आज़म के लिए तो नून लीग के अंदर फैसला बड़ा वाज़ेह है कि मियां नवाज शरीफ आपके वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। वज़ीर आला पंजाब के लिए भी कोई फैसला हुआ है, कोई तजवीज़ है ज़ेर गौर, या कोई इस वाले से कंसिडरेशन कोई हतमी मराइल में दाखिल हुई है? कोई क्या शहबाज साहब आ रहे हैं वहाँ से वज़ीर आला के कैंडिडेट? देखिए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है इलेक्शन के नताइज पे। इलेक्शन के नताइज वफाक में कैसे आते हैं, पंजाब में कैसे आते हैं, सिंध में कैसे आते हैं, बाकी सूबों में कैसे आते हैं, क्या हम सूबे किस किस सूबे में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आते हैं नहीं आते हैं, मैं कोई दावा नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होगी इंतखाबात के बाद। हाँ, एक ओहदे के बारे में एक कंसेंसस है पार्टी के अंदर कि अगर वफाक में हमारी हुकूमत बनती है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। बाकी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया, एवरीथिंग इज़ ओवर। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि अलीम खान साहब के हवाले से काफ़ी खबर गर्म है। इस्लामाबाद और लाहौर के साफ़ी हल्कों में ये डिस्कस हो रहा है कि अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने के हवाले से कोई नून लीग को कोई आइडिया दिया गया है और कहा जा रहा है कि इन्हें आप कंसिडर करें। है ऐसी कोई चीज़? नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है।
जहाँ तक सहाफ़ती हल्के हैं या सोशल मीडिया है, इस तरह की ख़बरें चलती रहती हैं, गर्मा गर्मी रहती है, फिर वो पस मंज़र में चले जाते हैं। असल जो सूरज है वो 8 फरवरी के बाद ही तलू होगा और पता चलेगा कि हुमा किसके सर बैठता है। उससे पहले आप जिसके सर पे बिठाना चाहें बिठा लें, आपका शौक है। अच्छा सर, ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद या किसी भी किस्म की सीट एडजस्टमेंट के वाले से अब क्या चांस खत्म हो चुका है, और अब जो भी इत्तेहाद होगा वो इंतखाबात हफ्ता लड़ के उसके बाद ही कोई इत्तेहाद हो सकता है अगली कोलिशन के अंदर? नहीं, देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ PMLN का इत्तेहाद जो है वो कभी भी नहीं हुआ, तारीख में कभी नहीं हुआ, किसी इलेक्शन में नहीं हुआ। दो राइवल पार्टीज़ हैं, दोनों इंतखाबात लड़ते हैं। हाँ, इंतखाबात के बाद हमने बहुत से काम किए हैं मिलजुल के। हमने 13वीं तरमीम की मिल के, 14वीं तरमीम की मिल, 15वीं भी की, हमने 18वीं तरमीम मिल के की। हम दो हुकूमतों में एक दूसरे के शरीक रहे। जब जरदारी साहब की हुकूमत 2008 में बनी तो उस हुकूमत का हम हिस्सा थे कुछ अरसे के लिए, और अभी जब PDM की हुकूमत में भी हम भी थे और पीपल्स पार्टी भी थी। तो हुकूमतों के अंदर इश्तराक जो है उसका रास्ता बंद नहीं है। अब भी 2024 के इलेक्शंस के बाद जो नताइज सामने आएंगे उनको सामने रखते हुए हमारा किसी भी जमात से इत्तेहाद भी हो सकता है, इत्तफाक हो सकता है, शराकते हुकूमत हो सकती है। उससे पहले इंतखाबात के दौरान पीपल्स पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं। अच्छा सर, आपकी जो मेन राइवल इस वक्त एक जमात है तहरीक इंसाफ को ये खदशा है, वो बार बार इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि इलेक्शन से ऐन पहले कहीं उन्हें बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम ना कर दिया जाए कि उनके बंदे फिर इंडिपेंडेंट लड़ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है, बल्ले के इंतखाबी निशान से तहरीक इंसाफ को महरूम किया जाता है, तो क्या आप ऐसे किसी इक़दाम को सपोर्ट करेंगे या उसकी हिमायत करेंगे? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर इन चीज़ों को अहमियत भी नहीं देता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए कि माजी में अगर पीपल्स पार्टी से हमने तलवार का निशान छीना तो वो तीर पे आ गए, तो तीर आज उनका मकबूल निशान है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमें साकिब निसार साहब ने जब 2018 में हुकूमत हमारी 2017 में गई और मियाँ साहब ने जो टिकट जारी किए थे सेनेट के लिए, वो टिकट मनसूख कर दिए साकिब निसार ने कि जी इस पर नवाज शरीफ के दस्तखत हैं। और बहुत से हमारे सेनेटर्स थे, सारे सेनेटर्स, उन्हें आज़ाद सेनेटर्स के तौर पे इंतखाब लड़ना पड़ा और वो आज भी उनके नामों के सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, डार साहब के सामने भी इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो ये मजाक ही होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसने वोट देना है वो जानता है कि इस शख्स का ताल्लुक़ किस पार्टी से है, उसका निशान जो भी होगा उससे कोई मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं इन चीज़ों की जो जमहूरियत की ऐनक से देखता हूँ तो ऐसी चीज़ों की या ऐसे हरबों की हिमायत नहीं करता। अच्छा सर, आप मुस्लिम लीग नून की मंशूर कमेटी के कन्वीनर भी हैं। ये जो खबर आई कुछ दिन पहले कि 18वीं तरमीम में कुछ तब्दीलियों का इरादा है मुस्लिम लीग नून का, इस पर आपने वजाहत जारी कर दी कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं है। ताहम NFC अवार्ड के वाले से एक सोच ज़रूर पाई जाती है कि NFC अवार्ड का जो मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयर है, फेडरल के पास कम आता है, सूबों को 57% तक चला जाता है। ये जो है वायबल नहीं है पाकिस्तान के लिए। इस पर शायद आपकी पार्टी कंसिडर कर रही है क्योंकि तब्दीली होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक है, मैंने उसी दिन वाजे कर दिया था, स्टेटमेंट दे दी थी कि उसमें 18वीं तरमीम का हमारे मंशूर के अंदर उसमें मज़ीद तरमीम का कोई हवाला नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है। हमारी लीडरशिप ने इस तरह की कोई हिदायत नहीं दी, किसी तरह से पब्लिक से भी ऐसी कोई डिमांड नहीं आई। सो ये सवाल तो खारिज अज़ बहस है कि हम कोई तरमीम कर रहे हैं या 18वीं तरमीम को ख़त्म कर रहे हैं। जहाँ तक NFC अवार्ड का ताल्लुक है, वो भी कोई जमात यकतरफा तौर पे नहीं कर सकती। उस जमात के लिए भी कंसेंसस चाहिए, सूबों का कंसेंसस चाहिए, वफाक का चाहिए, एक बॉडी है, एक तंजीम है, नुमाइंदा जो ये काम कर सकती है। लिहाजा ये भी किसी पार्टी के मंशूर का इशू नहीं है कि वो मंशूर में डाल देगी तो NFC जो है वो अमेंड हो जाएगा। NFC का एक मैकेनिज़्म है, तमाम जमातों के या स्टेक होल्डर्स के इश्तराक के बाद और सूबों के एतमाद के बाद अगर वो समझते हैं कि इसमें कोई चेंज होनी चाहिए तो वो चेंज होगी। उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, हम भी होंगे, जो भी पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं, मुश्तरका मफादात की कौंसल होगी। ये मिलजुल के एक फ़ैसला होगा। ये किसी के मंशूर में आ जाने से कोई इनकलाब नहीं आ जाता, ना हमने इसको अपने मंशूर का हिस्सा फ़िलहाल बनाया। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, एक ज़ाती सवाल आपसे ज़ाती नोयत का है कि आजकल सुहेल वड़ाइच साहब के साथ आपकी एक बड़ी
उसे लफ्सी जंग कहा जाए या कॉलमी जंग कहा जाए, एक दूसरे के खिलाफ आपकी बड़ी टसरबाजी चल रही है, बड़ी कॉलमी जंग चल रही है, इसका पस मंजर क्या है? कालमी जंग कह लें या कालमी मुकालमा कह लें, ये तो कालमी मुकालमा ही है, एक तो कालमाती मुकालमा कह लें इसको। इसका कोई ख़ास पस मंज़र नहीं है। उनका एक नुक्ता नज़र है कि जी जो बार बार वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को दिल खुला करना चाहिए, मफाहमत करनी चाहिए। कल का भी कालम उनका यही था कि जिसका उन्वान ही ये है कि जो बोगे काटोगे, यानी वो नवाज़ शरीफ से कह रहे थे कि अगर आज आप पर ये जुल्म सितम खान साहब पे कर रहे हैं तो कल आप पे भी होगा। मैं उनसे शुरू दिन से ये कह रहा हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का 9 मई से या साइफ़र से या फ़ॉरेन फंडिंग से या तोशा खाना से या किसी भी मुकदमे से क्या ताल्लुक़ है? वो बेचारा 4 साल बाहर रह के आया है, बीमारी का मारा हुआ शख्स है, अभी तक मुकदमे भुगत रहा है, अभी तक पेशियाँ हो रही हैं उसकी। वो अपनी बीवी इन्हीं मौसमों में उससे चली गई, उसकी माँ चली गई, उसका बाप चला गया। वो शख्स वापस आया है, आप उसे कहते हैं कि जी अब तुम इमरान खान की जंग लड़ो। भाई इमरान खान ने जो फसल कांटों की बोई है वो काट रहे हैं, हमने ये कांटे नहीं बोए थे। ये सारे कांटे, एक एक कांटा खान साहब ने अपने रास्ते में खुद बोया है। वो कोई चैम्पियन नहीं है। वो कहते आज भी कल उन्होंने लिखा जी कि वो तो चूँकि लचक नहीं दिखा रहे इसलिए उन पर तकलीफ़ आ रही है। लचक और क्या होती है? उनकी तो सारी ज़िंदगी लचक पे है खान साहब की। उनका कैरियर पॉलिटिकल शुरू होता है मुशर्रफ के रेफरेंडम की हमायत से, उनका कैरियर ख़त्म होता है बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन देने की पेशकश से। कौन सा मार्का मारा है उन्होंने? आज भी अगर कोई खिड़की खोल के टक टक करे और कहे कि खान साहब मौजूदा आर्मी चीफ ने फ़ैसला कर लिया है कि ये सारा दफ्तर ख़त्म है, कल से आप बाहर होंगे, आज़ाद होंगे, आप इलेक्शन लड़ेंगे, आप वज़ीर आज़म हैं, वो हंसते मुस्कुराते नारे लगाते बाहर आ जाएंगे। इशारों पे चलने वाले जो लोग होते हैं वो लीडर नहीं होते हैं। नवाज़ शरीफ ने तो जिद्दोजहद की है, 9 साल जलावतनी काटी है, 2.5 साल जेल काटी है, अब भी धक्के खा रहा है अदालतों के। वैसे इरफान सिद्दीकी साहब, जब अपने आप को बड़ा लीडर कहा जाता है ना, कोई दावा करता है कि मैं बड़ा लीडर हूँ, मैं कौमी लीडर हूँ, तो उसको फिर अपनी ज़ात से आगे बढ़ के देखना होता है। बाकियों के लिए भी वो सोचता है, सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचता, अपनी ज़ात को सिर्फ नहीं देखता। दूसरा, अब वोट को इज्जत दो का नारा आपने भी लगाया, उस वक्त बड़े पुरजोश अंदाज में लगाया, और वो नारे का आपको पता है, सबको पता है कि मकसद क्या था। उससे सारा आप पीछे हट गए और होते 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 अब आप जो है महदूद होकर सिर्फ चंद जजों पे आप आ गए। हम कोई इस नारे से दस्तकश नहीं है। हमारे मंशूर में ये नारा पूरी कुव्वत के साथ मौजूद होगा। हमारी जो मूवमेंट है, इलेक्शन की कैंपेन है, उसके अंदर ये नारा, आज जो बातें कही हैं उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है ना कि वोट को इज्जत दो, मत छेड़ो जो लोग वोट लेके आते हैं, किसी को धक्का दे के निकाल देते हो, किसी पे कुलाड़ा चला देते हो, किसी पे, यही बातें उन्होंने कही है ना। अब वोट को इज्जत और क्या चीज़ होती है? वोट को इज्जत यही है कि मत करो ये काम, और जो लोग इलेक्ट होके आते हैं उन्हें हुकूमत करने दो।